नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा पाठक। यूपी के माफिया अतीक अहमद से जुड़े मामलों के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज है, लेकिन पहली बार कोई मामला सुनवाई पूरी होने के बाद सजा के ऐलान तक पहुंच पाया है। पहली बार अतीक और उसके गुर्गों को सजा सुनाई जाने वाली है। जिस मामले को लेकर अतीक आज सुनवाई के लिए कटघरे में खड़ा होगा, वो 17 साल पुराना मामला है। दरअसल राजू पाल हत्याकांड के गवाह को धमकाकर अतीक इस मामले को कमजोर करना चाहता था, लेकिन सरकार बदलते ही खेल बदल गया और उमेश पाल ने अतीक, उसके भाई और गुर्गों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। उमेश पाल की पत्नी इस वक्त मेरी सहयोगी चित्रा के साथ मौजूद है। चित्रा, बात करिए उनसे। देखिए, इस परिवार के लिए 16 सालों के बाद इंसाफ की उम्मीद जगी है। एक पत्नी और एक मां के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। परिवार के साथ इस वक्त मेरी मौजूदगी है, उनसे बातचीत करते हैं। जयापाल हमारे साथ हैं, उनकी मां की तस्वीर भी दिखा दीजिए आप सत्या। एक मां और एक पत्नी के लिए आज कितना बड़ा दिन है, लेकिन इंसाफ की कितनी बड़ी लड़ाई इन लोगों ने लड़ी है। 16 साल के बाद आज इंसाफ मिलने की उम्मीद है। क्या उम्मीद कर रही हैं आप न्यायालय से? मैं न्यायालय से बस ये उम्मीद करती हूँ कि उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाए। अगर वो फांसी की सजा नहीं सुनाते हैं तो कल को मेरी भी हत्या करा सकते हैं, मेरे परिवार की भी हत्या करा सकते हैं। जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं कि वो जेल में रह करके उसने इतना बड़ा आतंक करवाया, अपने बच्चों को लॉन्च करा करके सीधा मेरे आदमी पे अटैक करवाया, हत्या करवाया। किस तरह से आप लोग फुटेज में देख रहे हैं, बेहतरीन तरीके से दिख रहा है, सब कुछ सामने है, कोई चीज छिपी नहीं है। आज उसके बेटे का चेहरा, उनके जो है गुर्गों का चेहरा सामने, सब संक्षिप्त में सब चीज दिखाई दे रहा है। देखिए, माँ है हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। लगातार ये रोई जा रही हैं। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ लगातार रोई जा रही हैं। क्या उम्मीद कर रही हैं? पूरा देश आपको सुन रहा है। इस अपराधी के खिलाफ किस तरह की उम्मीद कर रही है? मैं इसके खिलाफ यही चाह रहा हूँ बेटा कि इसको जो तो फांसी की सजा हो, इसलिए जेल में रहेगा। जेल से बैठे बैठे जाने कितनों का आज एक उमेश मारा गया, फिर ये मर्डर कराएगा, मेरे बच्चों को जीना हराम करा देगा। ये अगर जेल में है तो हम लोगों को जीना बिल्कुल नर्क हो जाएगा। इसलिए मेरा यही एक मांग है कि इसको अदालत फांसी की सजा सुनाए। एक माँ और एक पत्नी कितनी लंबी लड़ाई लड़ रही थी, आप जरा सोचिए। पल पल का खतरा इस पूरे परिवार पर बना हुआ था। ये लगातार रोई जा रही हैं। जब अपने कलेजे का टुकड़ा पास में नहीं रहे, ये बता रही थी जिस दिन उमेश पाल की हत्या की गई थी, पैर छूकर वो बाहर गए थे, उसके बाद खबर आई आपके पास? खबर नहीं बेटा, जैसे द्वारे पे वो गाड़ी रोकी, तड़ाक तड़ाक बोला बम बम, तो हम दरवाजा खोले, इतना धुआं था कि मेरे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। अब उसके बाद बस भागा बच्चा। हम ऐसे डेरी खड़े थे वो वाले मकान पे, अंदर घुसा, उसने आवाज दिया अम्मा, हम भागे, बस ऐसे लपटा दोनों हाथ से, बोला अम्मा मार डाले है साले। बस उसके बाद सोफा वहाँ कमरे में, उस सोफे पे गिर गया। हमने बच्चों से कहा कि बटन खोलो, कोट बटन नहीं खुल रहा था, तोड़ डाले। जब कोट पलटे तो इधर होल था। उसके बाद बेटा मेरा गिर गया। सुबह जाते समय उसका हमेशा की आदत थी कि हम रहे घर में तो निकले तो पहले पैर छूले तो निकलता, हमेशा उसकी आदत थी। हाँ, उस दिन में बैठे थे, हम बैठे, ऊपर से आया, पैर छुआ और पैर छू करके चला गया। वो थे। क्या उम्मीद क्या कर रही हैं? हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि मेरे ये दोनों जो है फांसी की सजा इनको सुनाई जाए, ताकि मेरे बेटे के मरी आत्मा को संतुष्टि, मुझे भी आगे जीने का सहारा, मेरे आत्मा को संतुष्टि मिले। नहीं, ये फांसी नहीं हुई, मेरे परिवार को बहुत लंबा खतरा पहुंचाएगा। परिवार के आंसू रुकने का नाम नहीं ले हैं। उनकी पत्नी से बातचीत करते हैं। आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन है परिवार में, कौन कौन है, कुल कितने लोग हैं? मेरे 4 बच्चे, 2 बड़े हैं, 2 छोटे हैं, और बाकी बड़े भैया के भी बच्चे हैं और उनसे छोटे वाले भैया के भी बच्चे हैं। सभी का देख रेख मेरे आदमी करते थे। तो ये जब अपहरण हुआ था तो फिर उसके बाद 2007 में एफआईआर दर्ज कराई गई, तब से उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। आपसे क्या कहते थे? डर भी लगता था कि कभी उनकी हत्या की जा सकती है?
वो हम लोग को कभी नहीं जाहिर होने देते कि इस तरह से हत्या हो सकती है उनकी है। ये कभी हम लोग ने कल्पना भी नहीं किया था कि हाँ इस तरह से। वो बहुत खुश मिजाज आदमी थे, कभी उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि वो इस तरह से कर सकेगा। वो तो यही सोचे थे कि कल पेन से लड़ाई हो रही है, पेन से ही रहेगा। उन्हें भी ये नहीं पता था कि वो इस तरह से अटैक करा सकता है, कि बम और कट्टे से इस तरह से मरवाएगा। कब हुई थी शादी आपकी? हमारी 2006 में हुई थी। 2006 में जिस समय उनका अपहरण किया गया था, शादी के बाद अपहरण हुआ था या पहले हुआ था? नहीं, शादी के बाद हुआ था। शादी के बाद अपहरण हुआ था। क्या हुआ था उस समय, किस तरह से उनका अपहरण किया गया और उनसे गलत गवाही दिलाई गई थी? मेरे आदमी को जिस तरह से ये लोग लेके गए थे, मुझे तो ये नहीं पता था वो किसी काम से गए थे। अब वहां से कैसे अपहरण हुआ ये मुझे भी जानकारी नहीं। वो सिर्फ मैं जब वो 2-3 दिन बाद वापस आए तो मैंने ये देखा कि उन्हें काफी चोट लगी हुई थी। तो मैंने पूछा कि यार ये क्या हो गया, तो कह रहा है कि कहे कुछ नहीं। उन्होंने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि कुछ नहीं, एक्सीडेंट हो गया था, गिर गए थे। तो मैंने कहा बताना चाहिए था, तुम क्यों इस तरह से। कहा मैं यार तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं ठीक हूँ, सब सही हो जाएगा, मैं हूँ ना। तो उनके साथ जब मारपीट हुई थी, उनका अपहरण किया गया था, वो घर आए थे तो चोट लगी थी उनको? जी हाँ, उनको चोट लगी तो थी। उन्होंने घर वालों को नहीं बताया कि आप लोग परेशान होंगी? उन्होंने बताया मुझे कि उन्होंने क्या बताया, किसने अपहरण किया, क्या बताया था? ये सब मुझे नहीं बताया गया, लेकिन हाँ उन्होंने यही कहा कि अतीक अहमद अशरफ नाम का आदमी जो है इस तरह से मैंने उन्होंने करवाया है। और बाद में समाचार में ये सब सुना भी उन्होंने जब बयान दिया था। तो 2007 में जब एफआईआर हुई थी, आप लोग को डराया धमकाया भी गया होगा? मैम जाने दीजिए, मुझे जाने। अभी कोर्ट जाना है आपको? जी अच्छा, कोर्ट में जाना है। आप किस तरह की सजा, फांसी की बात कर रही हैं आप? मैं फांसी की ही मांग करूंगी। फांसी की मांग करेंगे। देखिए उनकी पत्नी जयापाल हैं, जरा तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर उमेश पाल की ये तस्वीर है। दो परिवार जब जब इन तस्वीरों को देखता है तो भीतर उनके किस तरह की बेचैनी होती है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज इंसाफ का दिन है। 16 साल पहले अपहरण हुआ था, उस अपहरण के मामले में आज माननीय न्यायाधीश की ओर से क्या फैसला सुनाया जाएगा, इस पर सभी की निगाह बनी हुई है। लेकिन परिवार यही चाहता है कि फांसी से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं, क्योंकि अगर फांसी नहीं हुई तो फिर वो अगर जिंदा रह गया तो परिवार के बाकी लोगों को भी उमेश पाल की तरह ही वो खत्म कर देगा। इस तरह का डर और दहशत का माहौल इस वक्त इनके परिवार में देखने को मिल रहा है। इंसाफ के इंतजार में 16 साल गुजर गए। 16 साल के बाद क्या फैसला आएगा, इस पर आज तक की नजर बनी हुई है। कैमरामैन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, उमेश पाल के घर से प्रयागराज आज तक। अतीक और उसके भाई अशरफ की 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में पेशी आज होनी है। इसके लिए नैनी जेल से लेकर कोर्ट तक हथियारबंद यूपी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। कचहरी के गेट से लेकर कोर्ट रूम तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। सुरक्षा के लिहाज से 3 एएसपी, एसीपी, 11 इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल समेत कुल 300 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। कोर्ट परिसर से भी सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। जेल में भी आरोपियों को अलग अलग बैरक में रखा गया है। 3 एसीपी समेत कुल 300 जवान तैनात किए गए हैं। तो माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने करोड़ों की अवैध संपत्ति पर कब्जा कर रखा था। प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके में बने अली टावर को सील तोड़कर अतीक अहमद के गुर्गे यहां बैठते थे। अतीक के अवैध साम्राज्य का पूरा हिसाब किताब बता रहे हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। उमेश पाल किडनैपिंग केस में आज प्रयागराज की अदालत अपना फैसला सुनाएगी माफिया डॉन अतीक अहमद पर। लेकिन अतीक अहमद ने प्रयागराज में दशकों तक खौफ के दम पर अपना राज कायम किया। इस वक्त मैं प्रयागराज के सिविल लाइन में मौजूद हूं। प्रयागराज का सबसे पॉश और सबसे महंगा इलाका है और ये देखिए अतीक का ये साम्राज्य, ये जो पूरा मॉल्स है जिसको बकायदा सील किया गया था, कुर किया गया था। जो कांच के शीशे हैं अगर आप देखें ऊपर की तरफ तो ये शीशे पूरे टूटे हुए हैं और बकायदा अवैध कमाई से ये जो पूरा मॉल है वो अतीक अहमद ने बनाया था, उसे खरीदा था। 2 साल पहले इसे पूरी तरह से सील कर दिया गया। अतीक अहमद से जुड़े जो लोग हैं यहाँ पर वो दबी जबान में बताते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले कुछ शूटर
यहाँ पर आए दिन बैठा करते थे और यहीं से जो अतीक के गुर्गे हैं वो अपना साम्राज्य चलाते थे। यूपी पुलिस के मुताबिक अब तक अतीक अहमद की तकरीबन हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति वो सीज की गई है, जब्त की गई है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक अतीक और उसके गुर्गों पर जो कार्रवाई है उससे सालाना अतीक अहमद को तकरीबन 1200 करोड़ का नुकसान हो रहा है। लेकिन जरा आप ये देखिए, पहले तो आप कहूंगा प्रदीप गुप्ता को कि जरा सिविल लाइन का ये इलाका दिखाएं, बेहद पॉश ये इलाका, और इसी इलाके में ये बना हुआ है मॉल। इसे अली टावर के नाम से भी जाना जाता है। अली कौन है? अली अतीक अहमद का बेटा है। तो इस तरह से एक एक करके तकरीबन हजारों करोड़ की संपत्ति अतीक अहमद ने अपने गुंडई के दम पर बनाई, जो धीरे धीरे करके कभी पुलिस और कभी ईडी ने जब्त कर ली। और आज अहम फैसला आने वाला है जिस पर पूरे प्रयागराज की निगाहें बनी हुई हैं। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, प्रयागराज, आज तक। तो अतीक अहमद को प्रयागराज की नैनी जेल में रखा गया है। वहां के सुपरिंटेंडेंट से बात की हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने। सुनिए सर। नमस्कार। नैनी जेल में किन किन आरोपियों को लाया गया है और क्या स्थिति है सर? हमारे 3 आरोपी को लाए गए हैं, 3 बंदियों को। साबरमती जेल से अतीक अहमद को, बरेली सेंट्रल जेल तिथि से अशरफ को, और क्या नाम है, फरहान को चित्रकूट से। 3 बंदी आए हैं हमारे पास और तीनों बंदी अलग अलग बैरकों में, सुरक्षा की बैरकों में रखे गए हैं। अच्छा, किस तरह से, क्या अतीक अहमद और जो अशरफ है और फरहान, इनकी क्या बाकायदा सीसीटीवी से निगरानी हो रही है और किस तरह की सुरक्षा है सर? जी, इनकी सीसीटीवी से निगरानी हो रही है और उनके बैरकों में या सेल जहाँ पे भी रखे गए हैं उनमें सीसीटीवी लगे हुए हैं, जो हमारे वीडियो वॉल पे भी दर्शा आते हैं और मुख्यालय के वीडियो वॉल पे भी उनकी फीडिंग जा रही है। अतीक अहमद की अगर बात करें तो क्या अभी जेल में, क्या वो परेशान है? चूंकि आज उसको उसके केस में, उमेश पाल के केस में आज फैसला भी आना है, तो क्या है, किस तरह का रहा वो? क्योंकि कल ये लोग आए थे हमारी जेल में, कि उनका मेडिकल हुआ है और आम लोग की तरह ही वो सब बिहेवियर दिखा हम लोग, आम लोगों की तरह। कल क्या आप खुद पूरी रात जेल में रहे अभी तक? हम लोग सुरक्षा की दृष्टिकोण से हम लोग अपना राउंड लेते रहते हैं, तो वो सब इंश्योर किया गया कि सब लोग सुरक्षा की दृष्टिकोण से राउंड लेते रहे। हम लोग अपना राउंड ले रहे हैं। अच्छा सर, तो आज अभी क्या सूचना है कि क्या कितने बजे लेकर जाएंगे? हमारे पास अदालत 9-10 बजे आ जाती है। 10 बजे तक हमको अदालत निकालनी होती है, तो जैसे ही गाड़ियाँ आएंगी अदालत के लिए तो 10 बजे तक निकल जाती हैं गाड़ियाँ। अच्छा। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। उमेश पाल के घर से हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी जुड़ गई हैं, वहीं अरविंद ओझा इस वक्त कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, कुमार अभिषेक भी प्रयागराज कोर्ट के बाहर से मौजूद हैं, नैनी जेल के बाहर से संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले नैनी जेल का रुख करेंगे जहां से संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, 10 बजे के बाद किसी भी वक्त अतीक अहमद को कोर्ट के लिए ले जाया जा सकता है या कोई तय वक्त है? देखिए, 11 बजे कोर्ट में जो साबरमती जेल अधीक्षक को जो पत्र भेजा गया था एमपीएमएलए कोर्ट के जज की तरफ से, उसमें 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था कि 11 बजे अतीक अहमद को कोर्ट में पेश होना है। यानी कि यहां से करीब 9.5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के बीच का ये फासला है। मैं इस समय पर नैनी जेल पर ही मौजूद हूं। ये नैनी जेल है। कल इसी रास्ते से अतीक अहमद और अशरफ को अंदर लाया गया था और यहीं से अभी अतीक और अशरफ अलग अलग गाड़ियों से कोर्ट की तरफ ले जाए जाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से देखें कि अमूमन आपको जेल में जो जेल पुलिस होती है, यानी कि जो कारागार पुलिस होती है, वही नजर आते हैं। लेकिन आज चूंकि हाई सेंसिटिव मामला है, लिहाजा अतीक अहमद और अशरफ को जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसके सुरक्षा की दृष्टि से पीएसी के जवान हैं, हथियार उनके पास है, तमाम हथियारों से लैस हैं। इसके साथ ही यूपी पुलिस जो प्रयागराज के जो तमाम पुलिसकर्मी, लगभग 300 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है इस पूरे रूट के लिए और इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस को लगाया गया है।
जेल के अंदर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ जो प्रयागराज कोर्ट है यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो एमपी एमएलए कोर्ट है, जहां पर आज ये फैसला आना है उमेश पाल अपहरण कांड का, वहां पर भी निगरानी रखी जाएगी। पुलिस बावर्दी मौजूद होगी और सादे में भी मौजूद रहेगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उसी हिसाब से की गई है। अरविंद मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्योंकि कुछ देर पहले आपने जेल सुपरिंटेंडेंट से बात की, हालांकि बातचीत तो बहुत सहज दिखाई दी, लेकिन जाहिर तौर पर जेल प्रशासन के ऊपर काफी दबाव है मामले को देखते हुए। जी बिल्कुल, देखिए जेल प्रशासन पर काफी दबाव था और पूरी रात जेल के जो अधिकारी हैं वो जागे रहे। अतीक अहमद पर खास तौर से और उसके भाई अशरफ पर निगरानी रखी जा रही थी। इस वक्त मैं प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट पे हूं और जरा कोर्ट के बाहर की आप तस्वीर देखिए और आप अंदाजा लगाइए। काफी हाई प्रोफाइल मामला। माफिया डॉन अतीक अहमद, दशकों तक उसने प्रयागराज में खौफ के दम पर अपना साम्राज्य चलाया। शासन प्रशासन से लेकर सत्ता तक में उसकी मिलीभगत रही और आज अदालत अपना फैसला सुनाएगी। उमेश पाल की किडनैपिंग फॉर रैंसम मामले में जो ये पूरा अदालत है वो फैसला सुनाएगी। 2006 में किडनैपिंग हुई थी और रसूख इस कदर था, शासन प्रशासन में इस कदर पकड़ थी कि तकरीबन 1 साल बाद 2007 में उमेश पाल ने मामला दर्ज कराया था। इस मामले में कई गवाह पलट चुके हैं, लेकिन उमेश ने गवाही नहीं पलटी थी और शायद यही वजह है। बिल्कुल, लौटूंगी मैं आपके पास। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ कोर्ट परिसर के बाहर से जुड़े हुए हैं। कुमार, सबसे पहले तो वहां के सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से की गई है वो बताइए। इसके साथ ही इस पूरे केस में अब उमेश पाल का खुद ना मौजूद होना, ये इस केस को कहां तक कमजोर बनाता है? क्योंकि पहले तो वो गवाही खुद देने वाले थे अपने मामले में, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जिस तरीके से उनकी बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई, कहां पहुंचेगा केस और किस तरीके से ये कोर्ट के फैसले को प्रभावित करेगा? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि जिस अदालत के बाहर हम मौजूद हैं, एमपी एमएलए कोर्ट है, इसका ये 1 नंबर गेट है और 1 नंबर गेट पर सुरक्षा बेहद ही कड़ी है। किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है सिवाय अदालत में जज, इस मामले से जुड़े हुए वकील या फिर जो आरोपी हैं और उनके परिवार वाले हैं। इसके अलावा किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आप देख सकती हैं किस तरीके से एक एक चीज की चेकिंग हो रही है। पत्रकार भी अंदर अलाउड नहीं है। इसके अलावा बाहर आप सुरक्षा का जायजा देख सकती हैं कि किस तरीके से बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन 10:30 बजे के आसपास नैनी जेल से अतीक अहमद, अशरफ इन्हें निकाला जाएगा। इन्हें 11 बजे तक, 11:15 बजे तक यहां पहुंचना है और जो जानकारी उसके मुताबिक 12 बजे के पहले ये फैसला आ जाएगा, क्योंकि फैसले को रिजर्व करके रख लिया गया है। तो ये यहां का इस वक्त का सूरत हाल है। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में अतीक 2006 का ये मामला है, 2007 में एफआईआर हुआ था। अपहरण का मामला है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। इसमें एक मामला जरूर बनता है कि इस अपहरण मामले में कौन सी मैक्सिमम सजा हो सकती है, क्योंकि इसमें उस वक्त हत्या नहीं हुई थी, हत्या अब जाकर के हुई है और अब अतीक अहमद पर इस मामले में केस दर्ज है। तो नए तरीके से केस चलेगा, लेकिन ये शुद्ध रूप से अपहरण का मामला है और इसमें बहुत तरह की धमकियां दी गई, वकीलों के माध्यम से, खुद कई और दूसरे माध्यम से भी उमेश पाल को धमकियां दी गई थी। हालांकि इस मामले में उमेश पाल की पूरी गवाही हो चुकी है, जिसके बाद आज फैसला सुरक्षित है और फैसला आना है। लेकिन ये वो मामला है जिसमें हत्या नहीं हुई थी और हत्या अब जाकर के हुई है। तो अलग अलग मामले हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले में क्या निकल करके आता है, मैक्सिमम पनिशमेंट क्या आजीवन कारावास होगा या फिर इसमें फांसी की सजा होगी जैसा कि परिवार मांग रहा है। हालांकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले में होते हैं अपहरण मामलों में, लेकिन आज इस पर नजर रहेगी, क्योंकि मैं लौटूंगी आपके पास। कुमार अभिषेक, आप सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से कोर्ट के बाहर की गई है वो दिखा रहे थे। मेरी सहयोगी चित्रा भी जुड़ी हुई है लगातार उमेश पाल के घर के बाहर से। चित्रा, कोर्ट तक उमेश पाल के कौन कौन लोग, कौन से रिश्तेदार जा रहे हैं, उनकी पत्नी के अलावा और कौन मौजूद रहेगा आज कोर्ट में?
देखिए उनकी पत्नी जाएंगी, पत्नी के साथ परिवार के बाकी लोग होंगे। उनकी माँ बहुत बुजुर्ग हैं, उनका जाने का बहुत मन था, लेकिन चूंकि वो इतनी बुजुर्ग हैं, चल फिर पाने में असमर्थ है, तो वो फिलहाल नहीं जाएंगी, वो घर पर ही रहेंगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये उमेश पाल का घर है। कुछ देर में परिवार अब निकलेगा बाहर, लेकिन उसके पहले सत्या आप जरा बाहर आइए। उमेश पाल का घर आप बताते चले, प्रयागराज के जिस हिस्से में हम आएंगे वहां पर अंदर आकर एक पतली सी गली है और उसके बाद अंदर आते हैं। आपको बता दें बिल्कुल यहीं बाहर ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया था इसी फरवरी के महीने में। यहाँ देखिए उमेश पाल के घर में इस वक्त सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। सत्या जरा बाहर आइए, आपको लेकर चलेंगे। यही वो पतली सी गली है जिससे होते हुए वो रोज अपने घर को जाते थे। यहाँ पर सुरक्षा चूंकि उनको सिक्योरिटी भी मिली हुई थी, तो यहाँ से थोड़ा सा अगर हम बाहर जाएंगे आपको तस्वीरें दिखाएंगे। नेहा, ये देखिए ये पतली सी गली है, ये बिल्कुल पतली सी गली है और इसके बाहर भी सुरक्षा के इस वक्त कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे सुरक्षाकर्मी इस वक्त बैठे हुए हैं। चूंकि परिवार के ऊपर खतरा है, परिवार के तमाम लोग इस वक्त जब बाहर निकलेंगे तो उनको पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। और यही वो जगह है जहां पर बाहर उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इसी जगह पर उमेश पाल की हत्या की गई थी इसी फरवरी के महीने में। हालांकि आज जो सजा का ऐलान होना है वो उस हत्याकांड पर नहीं है। आज सजा का ऐलान उमेश पाल का 2006 में जब अपहरण किया गया था उस मामले में सजा का ऐलान होना है। अपहरण करके डरा धमकाकर गलत गवाही दिलाई गई थी 2007 में। उसके बाद उमेश पाल की ओर से इस पूरे मामले में FIR कराई गई थी। तब से ये लड़ाई पूरा का पूरा परिवार लड़ रहा है। यही वो जगह है जहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और बिल्कुल पतली सी गली जिसे होते हुए, एक बार फिर दिखाइए सत्या आप, बिल्कुल ये पतली सी गली है जिसे होते हुए उमेश पाल हर रोज अपने घर जा रहे थे। लेकिन उस दिन वो मनहूस दिन था, मां का पैर छूकर वो बाहर निकलते हैं और उसके बाद जब घर को वापस आ रहे होते हैं तो फिर उनकी इसी स्थान पर हत्या कर दी जाती है। परिवार को अपहरण कांड में उम्मीद है फांसी की सजा का, क्योंकि इससे कम अगर मिला तो परिवार का ये कहना है कि वो लोग गैंगस्टर हैं। जिस तरह से उमेश की उन्होंने हत्या की है वैसे परिवार के बाकी सदस्यों की भी हत्या कर दी जाएगी। इसीलिए सजा कड़ी से कड़ी हो ताकि वो नजीर बने, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई पूरे के पूरे परिवार की ओर से लड़ी गई है। 16 साल बहुत लंबा वक्त होता है। आप सोचिए अगर ये फैसला पहले आ गया होता, तेजी से सुनवाई होती तो 16 सालों का इंतजार नहीं करना पड़ता। और फरवरी का महीना ज्यादा दिन बीता भी नहीं, हो सकता है उमेश जिंदा होते। परिवार की ओर से बार बार ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन इंसाफ की आज उम्मीद है। देखिए अतीक अहमद, उसके पूरे परिवार की अगर हम इतिहास को देखें तो इस इलाहाबाद में उन लोगों का एक बार प्रयागराज में तूती बोला करती थी। डर और दहशत का आलम इतना ज्यादा था कि कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं रहता था। उस वक्त भी अगर उमेश पाल ने अपनी आवाज को बुलंद की थी, जरा सोचिए कितने दिलेर रहे होंगे वो, क्योंकि उस समय समाजवादी पार्टी का अतीक अहमद सांसद था। उसका भाई अशरफ सांसदी विधायकी चुनाव हार गया था, जिसके बाद राजू पाल की हत्या की गई थी। राजू पाल मर्डर मामले में उमेश पाल सबसे प्रमुख गवाह थे और उनकी भी हत्या इसी फरवरी में 2023 में कर दी गई है। परिवार ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच राहुल गांधी मामले में स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे आपको वहीं लिए चलेंगे। की नहीं थी, गांधी खानदान ने एड़ी चोटी का जोर आजमा लिया जब वो सत्ता में थे, लेकिन न जनता का प्रेम नरेंद्र मोदी के लिए वो कम कर सके, न जनता का साथ। नरेंद्र मोदी ने स्वयं गांधी खानदान से कहा कि आप चाहे मेरा कितना भी अपमान कर लें, लेकिन राष्ट्र का अपमान ना करें। अपनी पॉलिटिकल बौखलाहट में, अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी का मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है। इसका आपने एक प्रतिबिंबित क्षण राहुल गांधी के इंग्लैंड दौरे में देखा। लेकिन नरेंद्र मोदी का अपमान करते करते पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करना भी राहुल गांधी ने उचित समझा। क्या यह पहली बार है कि राहुल गांधी ने, गांधी खानदान ने दलित अथवा पिछड़े समुदाय का अपमान किया है? देश की मीडिया, देश की जनता इस बात की साक्षी है कि उन्होंने न सिर्फ ओबीसी समुदाय पर अभद्र टिप्पणी की है, बल्कि साथ ही जब राष्ट्र को पहली बार ट्राइबल परिवार की एक महिला को
महामहिम राष्ट्रपति के पद तक चुनने का मौका मिला, तब भी गांधी खानदान के आदेश पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान कांग्रेस के नेतृत्व ने किया। ये बात और है कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के दलित नेता से अपने चप्पल उठाते हुए दिखाई दिए और अब उनका झूठ सर चढ़कर बोल रहा है। The political psychosis of Rahul Gandhi is on full display. राहुल गांधी 4 मई 2019 के अपने वक्तव्य पर खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की इमेज पर प्रहार करने के लिए उन्होंने विदेश में झूठ बोला, देश में झूठ बोला, देश की संसद में झूठ बोला और संसद के अपने भाषण में जो झूठ बोला उसको पूरे देश ने सुना। संसदीय कार्य पद्धति के चलते जब राहुल गांधी से कहा गया कि आपने जो कटाक्ष किया है उसको साइन करके एक एक पृष्ठ पर ऑथेंटिकेट कीजिए, राहुल गांधी ने क्या अपने एलिगेशंस को ऑथेंटिकेट किया? नहीं किया। ये वो व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर नाक रगड़कर माफी मांगते हैं और आज ढोंग करते हैं डरपोक ना होने का। Ladies and gentlemen, on 4th May 2019, in an magazine interview, Rahul Gandhi, in his own words, claimed that Narendra Modi's greatest strength is his image. Rahul Gandhi has publicly claimed that he will attack Narendra Modi and rip his image apart. This is not the first time that someone from the Gandhi family threatened Narendra Modi. If we look at the history of the UPA, by hook and by crook, the Gandhi family tried their best to ensure that their arrogant challenge of punishing Narendra Modi for his leadership capacities to deliver development is punished. But what the Gandhi Khandan could not stop was the support of the people of India for the development politics of Narendra Modi. Narendra Modi accepted this challenge with only one request, that while the Gandhi family can attack him, this attack should not translate into an attack on the nation state. But such is the political frustration of Rahul Gandhi that a promise he made to a newspaper and a magazine could not be fructified, and hence he continued with his tirade. Like I said, the political psychosis of Rahul Gandhi is at full display. He abused and accused Modi in parliament, but could not verify his own statement by authenticating it with his own signature. This gentleman who claims false bravado in a press conference by abusing journalists went scurrying to the Supreme Court begging with an apology. That Rahul Gandhi has been convicted by a court for not abusing an individual but an OBC community is known to every citizen of our country. But is this the first time that Rahul Gandhi and his family have abused people, citizens from backward communities
or tribal communities for that matter. The media, the citizens of our country saw Rahul Gandhi's political arrogance at display when a Dalit leader of the Congress party was made to pick up Rahul Gandhi's footwear. Everybody knows that when the Bharatiya Janata Party proposed the name of Srimati Draupadi Murmu, belonging to a poor tribal family, as the contender for the President of India, it is then that the Congress leadership, under the tutelage of the Gandhi family, unleashed vile attacks on Draupadi Murmu ji. So Rahul Gandhi, your promise on the 4th of May 2019 to a magazine editor that you will rip Modi's image apart is a promise that shall remain unfulfilled. Because Narendra Modi's greatest strength is the people of India. That Rahul Gandhi could not develop the humility to beg the forgiveness of the OBC community in our country is just another manifestation of a political arrogance called the Gandhi family. जी मैम एक प्रश्न है कि जिस तरह से राहुल गांधी को कोर्ट वर्डिक्ट हुआ है उसको अडानी इशू से जिस तरह से पार्लियामेंट में उन्होंने उठाया था उससे कांग्रेस कर रही है और नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि सरकार का इसमें हाथ था, ऐसा एक परसेप्शन। मैं स्पष्ट शब्दों में दोबारा कहती हूँ, ये कटाक्ष उन्होंने जब संसद में किया, उनसे कहा गया कि आप जो कह रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट कीजिए, संसदीय एक प्रक्रिया है। उन्होंने एक भी डॉक्यूमेंट पर अपना ऑथेंटिकेशन करके सबमिट नहीं किया। वो सरेआम झूठ हर दिन बोलते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है, और पहले भी एक इंटरव्यू में 5 प्रश्न रहे थे जिसका आज तक राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया। अगर इतने घनिष्ठ संबंध किसी के हैं तो रॉबर्ट वाड्रा अडानी जी के साथ हाथ में हाथ डाले काहे घूम रहे हैं? मैं आपका ध्यान दोबारा आकृष्ट करती हूँ। राहुल गांधी ने जो एक मैगजीन के इंटरव्यू में कहा कि उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी की इमेज को तार-तार करना। उनको ना लोकतंत्र से सरोकार है, ना कोर्ट की मैजेस्टी से सरोकार है, ना वो ओबीसी समुदाय के प्रति कोई सम्मान रखते हैं। उनका टारगेट सिर्फ मोदी है। मोदी का टारगेट सिर्फ देश का विकास है। स्मृति जी, कांग्रेस का कहना है कि जल्दबाजी क्या है कि आप उनका घर खाली कराने में लगे, तुरंत नोटिस। घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़प ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। श्रीनिवास हैं, राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता हैं कांग्रेस के। उन्होंने आपका नाम लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी गूंगी बहरी हो गई हैं और जो मैं जानती हूँ क्या कहा है। शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी का है, बस जबान युवा कांग्रेस की है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये पहले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इसीलिए कहती हूँ, शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी की हैं, और जब तक ये दो हैं तब तक कांग्रेस का वो नेता जो प्रमोशन चाहेगा मुझ पर इस प्रकार की टिप्पणियां करता रहेगा। राहुल गांधी के पक्ष में मैम ये कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी के पक्ष में विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया जाए। वो प्रदर्शन के नए तरीके अपनाते हैं, संसद से विजय चौक जाते हैं, काले कपड़े पहनते हैं। कैसे देखते हैं मैम? मैं इतना ही कहूंगी कि जिसको समर्थन देने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को कोशिश करनी पड़ रही है, आपको उसका सामर्थ्य पता नहीं चल रहा। कल जो कांग्रेस पार्टी ने किया, जो स्पीकर के ऊपर आप लोग
देख रहे हैं जिस प्रकार से पेपर फेंके जा रहे हैं, वो स्पीकर की कुर्सी लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक है। क्या डेमोक्रेसी को इस प्रकार से अपमानित करने का अधिकार गांधी खानदान को है? वो लोकसभा के स्पीकर हैं, किसी पार्टी से संबद्ध नहीं है। वो कुर्सी जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उस मंदिर की सबसे वरिष्ठ पीठ है। Ma'am, on disqualification of Rahul Gandhi, Vedant Patel of the US Department has said that I think the appropriate response will be given by the MEA, but it is intriguing for me that if you look back at Rahul Gandhi's position in England, appealing to powers across the world to intervene in India, I hope MEA can give a response to this which is to your satisfaction. But this statement compels me to reflect on Rahul Gandhi's position, where he implored that every nation in the world should intervene in Indian democracy. Ma'am, yesterday Congress party leaders were wearing black clothes and all the opposition leaders came out, they had... नरेंद्र भाई ने कहा ना कि जब प्रगति बहुत होती है तो कहीं ना कहीं काला टीका लगना जरूरी है। थैंक यू। तो स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर जबरदस्त तरीके से हमला, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है, एक दलित से अपने जूते बंधवाए, और साथ ही जिस तरीके से स्पीकर के साथ व्यवहार करते हैं राहुल गांधी, वो दरअसल अशोभनीय है। ओबीसी का अपमान किया गया है, ये सबके सामने जाहिर हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान किया। इस तरीके से लगातार पार्टी और उनके जो बड़े नेता हैं वो लोकतंत्र का अपमान करते आए हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल ने झूठ बोला और वो संसद में भी झूठ बोलते हैं। तमाम आरोपों के साथ स्मृति ईरानी अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नहीं डरने का ढोंग करते हैं। दरअसल वो डरे हुए हैं, उनकी पार्टी डरी हुई है। और अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जिसमें प्रयागराज के नैनी जेल में आज माफिया डॉन अतीक अहमद की पेशी होनी है। अब से कुछ ही देर बाद पेशी के लिए उन्हें लाया जाएगा प्रयागराज कोर्ट। नैनी जेल में इस वक्त अतीक अहमद और उसका भाई बंद है। कल ही उन्हें यहां लाया गया है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, कितनी देर बाद पेशी के लिए निकलेंगे दोनों लोग? देखिए 10:30 बजे का वक्त है जब कहा जा रहा है कि पेशी के लिए निकलेंगे, लेकिन मैं पहले दृश्य दिखा दूं। देखिए रैपिड एक्शन फोर्स की कई टुकड़ियां यहां पर इस वक्त पहुंच चुकी हैं। पहले से जिला पुलिस का बल मौजूद था और अब ये रैफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की ये तमाम टुकड़ियां आप इस वक्त यहां पर अदालत के बाहर पहुंची है। यानी कि कितना कड़ा पहरा, कितनी कड़ी सुरक्षा है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 11 बजे का वक्त साबरमती जेल को लिख करके दिया था प्रशासन ने कि उसे अदालत में पेश करना है, और जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक जज ने आज और कोई केस नहीं रखा है। इसी मामले पर आज वो फैसला देंगे। 12 बजे के पहले इस फैसले जब माना जा रहा है कि फैसला आएगा, और ये इस वक्त बाहर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एमपी एमएलए कोर्ट उसके 1 नंबर गेट से इसके पहले की ये तमाम तैयारियां जबरदस्त और प्रशासन की तैयारियां हैं जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो अपहरण कांड में आज अतीक अहमद और उनके तमाम गुर्गों पर फैसला आने वाला है। यूपी के जेल मंत्री को उम्मीद है कि अब इंसाफ होगा और परिवार को न्याय मिलेगा। पिछला 5 साल का माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल देखें और इस 1 साल का देखें तो माफियाओं से उत्तर प्रदेश की जनता को मुक्ति दिलाई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने।
और माफियाओं के दिमाग में शासन सरकार है कि सरकार क्या होती है, ये एहसास भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया है और यही खौफ है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हमारी उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा हमें सत्ता दी है, तो उनकी सुरक्षा और संवर्धन हम लोगों का दायित्व है और उस दायित्व का निर्वहन माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे से कर रहे हैं। ये जो है आतंक फैलाते हैं, उस समय नियम कानून देखते हैं। कोई भी हमारा जेल प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, सब हम लोग सरकार नियम के कानून के तहत काम करती है। तो न्याय का और नियम का सबका पालन हमारे सभी सरकार भी करती है और विभाग भी करते हैं। अच्छी बात है आतताइयों का सरकार का उनके दिमाग में होना कि सरकार है और कानून व्यवस्था है, तो ये तो एक अच्छा संदेश है। लेकिन पुलिस अपनी तरफ से कोई कानून अपने नियम के अनुसार काम करती है। पुलिस ऐसा नहीं है कि सब कुछ पुलिस अपने स्तर से ही कर दे। नियम के अनुसार सभी नियम के अनुसार काम करते हैं और पुलिस भी अपना करती है।